नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मतलब ये कि यदि गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। और इस समय पड़ोसी मुल्क नेपाल पर यह कहावत फिट बैठती है। देर से ही सही, लेकिन नेपाल ये जान चुका है कि दुनिया की जरूरत और मजबूरी बन चुकी पीएम मोदी से दूरियां बढ़ाना और भारत को आग दिखाना अपना ही नुकसान करना है। तभी तो चीन को चिढ़ाने के लिए सही, जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत पधारे, समूचे एशिया में खलबली मच गई। एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठने लगी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस दौरान जैसे ही नेपाली पीएम महाकाल की शरण में पहुंचे, उन्होंने अपनी जेब से कुछ ऐसा निकाला जिसका संबंध महादेव के अस्तित्व से जुड़ा है। बात कर रहे हैं 100 रुद्राक्ष की मालाओं की, जो प्रचंड खासकर नेपाल से लाए थे। महाकाल का इन 11,000 रुद्राक्ष से क्या खास कनेक्शन है? प्रचंड द्वारा लाई गई रुद्राक्ष की ये मालाएं दुनिया के किसी और कोने में क्यों नहीं मिलती? और महाकाल, रुद्राक्ष और नेपाल, इस मिस्ट्री की हिस्ट्री क्या कहती है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड का भव्य स्वागत किया गया। बीते साल तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है और उन्होंने विदेश यात्रा में भारत को चुना। बतौर प्रधानमंत्री प्रचंड देखिए भारत में 3 बार आ चुके हैं और इस बार उनकी ये चौथी भारत यात्रा है। भारत की तुलना में चीन की तरफ प्रचंड का ज्यादा झुकाव हमेशा से माना गया और ऊपर से बीते कुछ सालों से देखिए भारत के प्रति नेपाल का रुख भी कुछ खास नहीं है। अब तक नेपाल चीन की तरफदारी करते हुए दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही समय ने करवट बदली, नेपाल ने भारत को विश्वगुरु के पद पर अग्रसर पाया, चुपचाप महाकाल की शरण में आ गया। यहाँ नेपाल ने नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को हरी झंडी दिखाई और वहां चीन से उसकी ठन गई। और अपनी यात्रा में नेपाली पीएम प्रचंड जब उज्जैन नगरी पहुंचे, उनके मुल्क में यानी कि नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठने लगी। जी हाँ, महाकाल के नगरी उज्जैन आकर प्रचंड सीधे महाकालेश्वर धाम पहुंचे। महाकाल लोक में भस्म रमैया भक्त मंडल के सदस्य डमरू, झांझर और शंख की मंगल ध्वनि से नेपाली प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया, जो दिखाई भी दिया। और जैसे ही देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अपने पारंपरिक वस्त्र में प्रचंड महाकाल की भक्ति में डूबे हुए हैं। और इस दौरान उनकी बेटी और भाई दोनों ही मौजूद रहे। कालों के काल महाकाल के दरबार में नेपाली पीएम प्रचंड पूरी तरह से नतमस्तक हुए। गौर करने वाली बात ये कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए थे। पूरे मंदिर परिसर को विशेष तौर पर सजाया गया था। नंदी द्वार से लेकर नंदी हॉल और गर्भगृह फूलों से सजा हुआ था। महाकाल लोक से भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का दीदार कराया जा सके, इसके लिए मंगलवाद वादन की व्यवस्था भी खास तौर पे प्रचंड के लिए की गई थी। 100 बात की एक बात ये कि महाकाल लोक में प्रचंड की शिव भक्ति चीन समेत पूरी दुनिया ने देखी। और इस बीच जैसे ही प्रचंड ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर 100 किलो रुद्राक्ष की 100 मालाएं और 51,000 नगद चढ़ाए, चहुं दिशाओं में खलबली मच गई। महाकाल को चढ़ाए गए ये दुर्लभ रुद्राक्ष कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल की पावन धरा में ही उगते हैं। नेपाल का कोई भी रुद्राक्ष हो, ये अपने आप में एक अत्यंत चमत्कारी और दुर्लभ माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव का आंसू नेपाल में गिरा और रुद्राक्ष के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। और इस कारण देखिए, रुद्राक्ष शिव का अंश, उनका सबसे प्रिय फल बना, और जिसे शिव भक्त अमूमन धारण करते हैं ताकि उन पर महादेव की भी कृपा बनी रहे और तमाम रोगों से लेकर शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा सके। तो महाकाल के दर पर जाकर प्रचंड का रुद्राक्ष चढ़ाना इस बात का संकेत है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के विरुद्ध प्रचंड की सोच में अब बदलाव आ रहा है और यही बदलाव नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र के तौर पर उभारेगा। बहरहाल, प्रचंड की भारत यात्रा में पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को हिट बताया। दोनों देशों के भविष्य को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, देख लीजिए आप भी। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी,
दोनों डेलीगेशंस के सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री प्रचंड जी का और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 ICP के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक
एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon